Okay, everyone. Starting with chapter number 5. क्या है chapter 5? Business cycles. Now listen, what are business cycles? Definition बोलती है rhythmic fluctuation. कैसे fluctuation? Rhythmic fluctuations in aggregate economic activity. कैसी activity? Aggregate economic activity जो आप स्टडी करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब ये पढ़ा जाता है तो उसे कहते हैं क्या? बिजनेस साइकिल्स। ठीक है। रिदमिक फ्लक्चुएशन, रिदम कैसे चलती है? ठीक है, ऊपर नीचे, दैट इज हाउ अ रिदम मूव्स। तुम्हारी इकोनॉमी, तुमको क्या लगता है, मतलब एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो कभी घटती ही नहीं है क्या? घटती है। और एक बार घटे तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब एक इकोनॉमी तो कंटिन्यूअसली बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। यू एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी। और ऐसे फ्लक्चुएशंस को क्या बोला जाता है? दीज आर रिदमिक फ्लक्चुएशंस। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कभी आप एकदम ऊपर टॉप पे होते हो, कभी एकदम बॉटम पे आ जाते हो। ये फ्लक्चुएशन चलता ही रहता है। और ये फ्लक्चुएशंस कहलाते हैं क्या? बिजनेस साइकिल्स। ठीक है। रिपीट करो डेफिनेशन। Rhythmic fluctuations in what? Aggregate economic activity experience over a period of time उसे बोला जाता है क्या? Business cycles। अरे हाँ, ओके। नाउ बिजनेस साइकिल का एक और दूसरा नाम होता है ट्रेड साइकिल। क्या बोलते हैं बिजनेस साइकिल को? ट्रेड साइकिल भी बोला जाता है। अब ये बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल के 4 फेज होते हैं। 4, वो 4 फेजेस है। पीक, फिर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, सीक्वेंस में लिखे क्या? तो टॉप पे आ जाएगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद आप आ जाते हो पीक पे, फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। अब सुनो ना, अगर ये तुमको ग्राफ देके रखा है, ये एक ग्राफ देके रखा है जहां पे रियल जीडीपी वाई एक्सिस पे है एंड टाइम एक्स एक्सिस पे है। अरे हाँ, तुम्हारा इकोनॉमी, अगर तुम्हारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन ना हो तो जिस रेट पे ग्रो करेगा उसे क्या बोला जाता है? ट्रेंड लाइन। कैन यू सी अ डॉटेड लाइन इन योर नोट्स? ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगी? ये डॉटेड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन। अगर तुम्हारी इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो तो ऐसी सिचुएशन में जिस रेट पे तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे बोला जाता है ट्रेंड लाइन। ठीक है। अगर अपनी इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशन ना हो और टाइम के साथ आपका रियल जीडीपी, जीडीपी यानी कि क्या, हाल फिलहाल समझ लो नेशनल इनकम, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है कि आपके देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ते ही जा रहा है। एंड दैट इज वाई ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन चल रहा है ये है तुम्हारे रिदमिक फ्लक्चुएशन जिसे बोला जाएगा बिजनेस साइकिल। जब तुम्हारी इकोनॉमी धीरे 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 बढ़ती है तो ये फेज को क्या बोला जाता है? दिस इज द फेज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है। जब वो टॉप पे आ जाती है, टॉप पे, ये होता है पीक। फिर ये जब गिरना शुरू हो जाती है ये कंट्रैक्शन है। और कंट्रैक्ट होने के बाद एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाती है, इसे बोलते हैं ट्रफ या डिप्रेशन। ठीक है ना? ओके, रिपीट करें। बिजनेस साइकिल क्या होती है? इट रेफर्स टू rhythmic fluctuation in the aggregate economic activity experience over a period of time। ठीक है। बताएं एक ऐसी लाइन जिसमें फ्लक्चुएशंस अगर कंसिडर ना किए जाए
और आपका इकोनॉमी कितना ग्रो हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोला जाता है ट्रेंड लाइन। है हाँ, पता है। चार फेजेस क्या है बिजनेस साइकिल के? पहला एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, डिप्रेशन एंड डिप्रेशन या ट्रफ एक ही है, पीक। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद पीक, पीक के बाद कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के बाद डिप्रेशन। ओके, हाँ। अब बेटा इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले तुमको क्या समझा बाय द नेम एक्सपांशन? तुम मुझे बताओ यार, इस फेज में क्या ही हो रहा होगा? एग्रीगेट डिमांड कैसी बढ़ रही होगी? देन मुझे बताओ, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ज्यादा जॉब्स मिल रही होंगी। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो लोगों की इनकम ज्यादा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा। बताओ प्राइसेस पे क्या सिचुएशन आ रही होगी? बढ़ रही होगी या घट रही होंगी? प्राइसेस बढ़ रही होंगे या घट रही होंगे? बेटा घट क्यों रही होंगी? बढ़ रही होगी ना बेटा, क्योंकि एक्सपेंशन है ना, डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस शूट अप होंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा फेज चल रहा है इकोनॉमी का, इनकम बढ़ रही है तो प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्या अगर एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होएगा? देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि देर इज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन दैट देर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं उन सबको काम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि तुम्हारे देश में कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा? अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा। अरे हाँ, ठीक है। एक्सपेंशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेट्स एंड पीक। ठीक है, तो एक्सपेंशन के क्लोजर पे ऑफ कोर्स यू विल एक्सपीरियंस अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, लेकिन यहाँ हाँ, मोर और लेस यू विल एक्सपीरियंस इट इन पीक। कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो जनरली पीक पे ही अचीव हो पाएगा, और उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि अचीव हो। पीक इज नॉट अ गारंटी टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन क्या एक्सपांशन के फेज में देर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी में। कौन से? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। बताएं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वेरी गुड। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट यार, तुम एक से दूसरी जॉब पे जा रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा एक से दूसरे लोकेशन पे, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है? फ्रिक्शनल। इट इज फ्रिक्शनल इन नेचर। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इन इकोनॉमी, एक इंडस्ट्री डाउनफॉल पे जा रही है, दूसरी अपलिफ्ट हो रही है, तो ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट करेगा? स्ट्रक्चरल। इमेजिन कोई इंडस्ट्री डाउनफॉल पे जा रही है तो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब अनएम्प्लॉयड होंगे। अरे होंगे या नहीं? एंड दैट इज व्हाई दे सर्च न्यू जॉब्स नाउ। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रक्चरल है, तुम खुद कर रहे हो तो फ्रिक्शनल। और अगर पूरी इंडस्ट्री डाउनफॉल पे जाके अपलिफ्ट होती है तो ये स्ट्रक्चरल है। ओके, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन से फेज में क्रिएट होंगे? बेटा दिस इज वियर्ड क्वेश्चन आई से। ठीक है, क्योंकि अब ये तो हर फेज में ही हो सकता था। ये तो मतलब अंडरलाइन चीज है कि हर टाइप की इकोनॉमी में ये तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहते ही है। लेकिन क्योंकि एक्सपेंशन के फेज में मॉड्यूल के कंटेंट में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि एक्सपेंशन के फेज में कौन से दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। मतलब रिवर्स क्वेश्चन था कि कौन से फेज में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। यू फाइंड इट इन स्कैनर। ठीक है, आई डेंट फाइंड द क्वेश्चन एप, लेकिन तुमको इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन में ये दो अनएम्प्लॉयमेंट के नाम, तो फिर क्वेश्चन उससे ही बनाए गए। क्लियर? ठीक है, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट तो हर फेज में ही रहते हैं, आइडियली तो आंसर शुड बी ऑल, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में था ही नहीं। ओके,
समझे ये फेज? फिर भी मैं तो बोलूंगी एक्सपेंशन ही टिक करके आना। ठीक है, और देके रखा हो तो भी टिक एक्सपेंशन, क्योंकि दैट इज व्हाट आई फील एग्जामिनर विल गिव अस आंसर। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, पीक। बेटा जब पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज राइजिंग, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, बताएं क्या तुम्हारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं? सैलरी लोग अब उनका खर्चा एनालाइज करना शुरू करने लग गए हैं। यू हैव रीच्ड पॉइंट जब हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ बढ़ के इतनी बढ़ गई है, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ गई है, पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर इनकम्स। तो जब वो लोग री एनालाइज करने लग जाते हैं क्या उनके खर्चे, दिस इज द पॉइंट, अब ये अपनी डिमांड कर लेंगे स्टैग्नेट। डिमांड स्टैग्नेट्स यानी क्या? अब ये लोग इनके खर्चे कंट्रोल करना चालू कर चुके हैं। ठीक है, जब ये अपना डिमांड कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं, दिस इज द फेज ऑफ पी। कौन सा फेज है ये? पी। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कौन सा फेज है जिससे डाउनफॉल शुरू होगा, डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है कौन से फेज में, आंसर वुड बी पीक। ये क्वेश्चन है फिर से स्कैनर में, कौन से फेज में डाउनफॉल शुरू होता है, कैन यू सी? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट आई से। ठीक है, गिरते तो फाइनली कॉन्ट्रैक्शन में, यहाँ पे सब कुछ स्थिर हो जाता है कि बस यार बढ़ के भी अब कितना ही बढ़ लेगी इकोनॉमी, फाइन। हर चीज की एक लिमिट होती है, डिमांड भी एक पॉइंट पे रुकेगी, एंड दैट इज द फेज ऑफ पीक। फाइनली जब लोगों ने उनके खर्चे कंट्रोल करना शुरू कर दिए क्या? कर दिए। अब बेटा रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, लोग अपने खर्चे कम करना शुरू कर चुके हैं, इकोनॉमी में डिमांड तो कम हो गई है, लेकिन सप्लायर ने अभी भी सप्लाई कंट्रोल नहीं किया है। उसको लग रहा है इकोनॉमी में ये ट्रेंड चलता रहेगा, डिमांड बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, तो डिमांड कंट्रोल में आने लग गई है, लेकिन सप्लायर अभी भी ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करके बैठा है। सप्लायर ने रॉ मटेरियल का, प्लांट एंड मशीन का, सबका ऑर्डर दे के रखा है, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार इकोनॉमी रिवर्स ट्रेंड चालू कर चुकी है। चालू कर चुकी है क्या? एंड दैट इज द पॉइंट, ही रियलाइजेस कि नहीं 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 नहीं, हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया डिमांड और हमको अपना डिमांड करना पड़ेगा कंट्रोल। ठीक है, अगर ऐसा होता है, समझो अब ये जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए थे ये सब क्या होंगे? कैंसिल। वो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, जिसने भी ये ऑर्डर देके रखे थे, वो अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वो मशीन, रॉ मटेरियल, स्टॉक, सबके ऑर्डर्स करेगा कैंसिल। अब स्टार्ट हो गई रिवर्स प्रोसेस। अगर ये सब कैंसिल हुए, बताएं प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होएगा? तो एम्प्लॉयमेंट होएगा, एम्प्लॉयमेंट कम तो लोगों की इनकम हो गई है कम, लोगों की इनकम कम हो गई तो क्या हो गया, फिर से फर्दर डिमांड कम हो गई है। तुम मुझे बताओ अगर डिमांड कम चल रही है तो प्राइसेस क्या हो रही है? गिरती ही जा रही है। ठीक है, बेटा डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट भी कम कर रही है गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई, तो भी क्या लोग लोन ले रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं। लोन लेते हैं ना लोग तो लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आती, बट ये लोग लोन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको आगे का मार्केट ठीक नहीं लग रहा, दे आर फाइंडिंग इट वेरी पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, दे आर नॉट फाइंडिंग द ग्रोथ, ठीक है, टू बी पॉजिटिव, एंड दैट इज द सिचुएशन यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस कंट्रैक्शन। बच्चा कंट्रैक्शन के दूसरे नाम होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डाउन स्विंग एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेशन। ठीक है, डाउन स्विंग या रिसेशन, और एक्सपेंशन को अप स्विंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अप स्विंग। ठीक है, चौथे और आखिरी फेज में एंटर हो चुके हैं हम। चौथा फेज क्या है? ट्रफ या फिर डिप्रेशन। बेटा वहां पे एक लाइन देके रखी है जिससे क्वेश्चन बना दिया गया क्या,
सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज डिप्रेशन। मिली वो लाइन? अब बेटा वियर्ड बात ये थी कि ऑप्शन में ट्रफ भी दे दिया, लेकिन आंसर क्या होएगा? डिप्रेशन। ठीक है, ओके। वो लाइन से क्वेश्चन बना है, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन को क्या बोलते हैं? क्योंकि मॉड्यूल में लाइन है और उसमें देके रखा है डिप्रेशन, तो सही आंसर क्या होएगा? डिप्रेशन। ठीक है। एक क्वेश्चन है, बताओ, जीडीपी ग्रोथ रेट उसके नेगेटिव पे कौन से फेज में जाएगी? जीडीपी ग्रोथ रेट उसके नेगेटिव में कौन से फेज में जाएगी? करेक्ट आंसर इज ट्रफ या डिप्रेशन। ये आई डोंट नो, मई 25 या जैन 25 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मेरे को अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा है। नेगेटिव ग्रोथ रेट कौन से फेज में जाती है? आंसर वुड बी ट्रफ या डिप्रेशन। बताओ ना, इसमें तुम्हें क्या लगता है, क्या सिनेरियो रहेगा? क्या यहाँ पे जॉब्स हैं? नहीं, जॉब्स नहीं है। जॉब्स है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे ऑल टाइम लो पे जा चुका है। और बताओ, प्रोड्यूसर्स कुछ बना रहे हैं? नहीं, प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन इज वेरी लो। जब मैं बोल रही हूँ नेगेटिव ग्रोथ रेट है यार इकोनॉमी में, यानी प्रोडक्शन ही नहीं है देश में। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों की इनकम बहुत कम है। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फेज कुड बी ग्रेट डिप्रेशन। 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था, वो इसका एग्जाम्पल है। इसका केस स्टडी अभी अपन देखने वाले हैं। 1930s का ग्रेट डिप्रेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स टू इट। ठीक है, ओके। अब बेटा कब तक ही गिरेंगे? मतलब कितना ही गिर जाओगे? ऐसा हो जाता है ना कि कब तक गिरती रहेगी पूरी इकोनॉमी? फाइनली यू नो बहुत कम वेज रेट पे जॉब्स मिल रही है। पीपल स्टार्ट टर्निंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं ठीक है। सबसे पहला चेंज ये अभी आया था शायद जैन 26 या सितंबर 25 का एक क्वेश्चन है कि द फर्स्ट चेंज या फर्स्ट रिकवरी का इंडिकेशन कौन से मार्केट में तुम्हें फील होगा? कौन से मार्केट में सबसे पहले रियलाइज होता है कि लेबर मार्केट? करेक्ट। बेटा ये अंडरलाइन कर लेना, ये देके रखा है नोट्स में। रिकवरी में देखो, पैराग्राफ में ही होगा। मिला क्या? मिल गया। फोर्थ लाइन एवरीवन, यू नीड टू अंडरलाइन दिस लाइन। बेटा सबसे पहले जहां पे चेंज फील होएगा ना, वो लेबर मार्केट होता है। कैसे? लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि प्रोड्यूसर्स अगर बहुत कम वेज रेट पे भी आपको जॉब दे रहे हैं ना, फाइनली इट इज इन द लेबर मार्केट कि तुम कम वेज रेट पे भी जॉब एक्सेप्ट करने को तैयार हो। यू आर रेडी टू टेक अ जॉब इवन एट नो वेज रेट। कम वेज रेट में जैसे ही लोग जॉब एक्सेप्ट करते हैं, तुम समझो उनकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना चालू होती है। इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ने लग गई? डिमांड। डिमांड बढ़ने लगी तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर से क्या बढ़ेगा? लोगों की इनकम। अब यू हैव एंटर्ड इनटू अ पॉजिटिव फेज अगेन। मतलब रिकवरी इज द स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन फेज। अब धीरे धीरे सब पॉजिटिव साइकिल में एंटर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला चीज चेंज कहाँ पे आएगा? लेबर मार्केट। ठीक है, जब कम वेज रेट पे भी लोग जॉब एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। क्लियर है क्या? ओके, रिपीट करें, व्हाट आर द फोर फेजेस? पहला एक्सपेंशन, दूसरा कंट्रैक्शन एंड डिप्रेशन। बताएं किसमें दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है? एक्सपेंशन कौन से दो टाइप है? स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल। किसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट है?
ट्रफ या डिप्रेशन, डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। सबसे पहले रिकवरी का इंडिकेशन कौन से मार्केट में मिलेगा? लेबर मार्केट, जॉब मार्केट। ओके, फिर मुझे बताओ कौन से फेज से स्टार्ट होता है इकोनॉमी का डाउनफॉल? दैट इज पी। किसमें इकोनॉमी स्टैग्नेट हो जाती है? पी, दैट इज द फेज इट स्टैग्नेट्स। ठीक है, एम आई क्लियर? इसके बाद फीचर्स है या लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ना लिसन ना, इंडिकेटर है क्या? ऐसे सारी चीजें जो आपको बताती हैं कि वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, उसे बोला जाता है क्या? इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब जनरली इकोनॉमिक्स जो है कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। To know the direction of the economy, you use certain economic activities. Economic activities के ट्रेंड्स को देखा जाता है, और जब आप उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ट्रेंड्स के बेसिस पे पता करते हो कि यार इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, उसे बोला जाता है क्या? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। बेटा तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से? लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। बेटा कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स को कॉन्करेंट इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। ठीक है, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट शायद दिया नहीं यार नोट्स के कंटेंट में, वो तुम ऐड कर लेना। ठीक है बेटा, लीडिंग इंडिकेटर ऐसे मेजरेबल इंडिकेटर्स हैं दैट चेंज बिफोर economy follows any particular pattern. कौन से इंडिकेटर्स लीडिंग होते हैं? बेटा तो पहले चेंज होंगे, जिनके बेसिस पे तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले हो, वो लीडिंग है, ये लीड ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पता है हमारे कंट्री में ना खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए हुए हैं, एफडीआई बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताओ तुम्हारा कंट्री का ग्रोथ रेट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तुमने रिसीव कर लिया है तो यू आर वेरी क्लियर विद दैट कि फ्यूचर में देयर विल बी हायर ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल देके रखा है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ गया है। न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। इनफैक्ट अगर हाउसिंग परमिट्स भी लेके रखी है, हाउसिंग परमिट्स, तो वो भी लीडिंग इंडिकेटर ही है। जितने ज्यादा हाउसिंग परमिट्स हैं मतलब फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाला है, कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाला है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। एम आई क्लियर? ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या है? दे हैपन आफ्टर अ टाइम लैग। आफ्टर अ टाइम लैग का मतलब होता है कि इकोनॉमी ने एक ट्रेंड शुरू कर लिया है और उसके बाद ये चेंज हो रहे हैं। लैग, टाइम लैग के बाद इनमें चेंज देखने को मिल रहा है। टाइम लैग यानी थोड़े टाइम बाद। कैसा? थोड़े टाइम बाद, मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पता लगता है कि इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारे अच्छे निकले हैं, बोले तुम्हारा पीछे से क्या वर्किंग रहा होगा जिसकी वजह से तुमको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फाइनल रिजल्ट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन उसके पहले मतलब इमेजिन जो चीज तुम अभी कर रहे हो फॉर योर एग्जाम, ये लीडिंग इंडिकेटर है। अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो शायद तुम क्या, तुम्हारे आसपास के नेबर्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स सब गेस कर पा रहे होंगे, अरे यार ये बच्चे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? इट गिव्स देम एन इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर। ओके, अब रिजल्ट आता है एंड यू एक्चुअली क्लियर द एग्जाम, ऐसा तुम मान लो। ठीक है,
So that is a lagging indicator. That gives an indication क्या कि तुमने पहले मेहनत की हुई है. वो जो रिजल्ट है ना वो फाइनल आउटकम है. वो लैगिंग इंडिकेटर है. लेकिन उसके पहले जो भी एफर्ट्स तुमने डाले वो क्या है? लीडिंग इंडिकेटर. ठीक है. ओके. तो फिर कोइंसिडेंटल इंडिकेटर क्या है? They move along with economic changes. जो साथ में मूव हो रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होते जा रही है, ये इंडिकेटर्स भी वैसे वैसे चेंज होते जा रहे हैं. तो उनको क्या बोला जाएगा? क्या बोलेंगे उनको? कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स. ठीक है. अब सुनो ना. नोट्स में कुछ चीजें तो दी हुई है, कुछ मैं लिखवा रही हूँ, फटाफट से लिख लो. लीडिंग इंडिकेटर के, लैगिंग इंडिकेटर के और कोइंसिडेंटल इंडिकेटर के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. फटाफट से लिखो यार, जिनके पास नहीं है. लीडिंग इंडिकेटर में चेंज इन स्टॉक प्राइसेस दिया हुआ है क्या? अंडरलाइन करते जाना. न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स. न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स. बेटा ये आ चुका है एग्जाम में. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फिर उसके अलावा तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन, इंडाइसेस, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस, ये सब देके रखा है ना. वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स लिख लिया. न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख लिया है क्या? न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट. बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस. फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज reporting slower deliveries, fraction of companies reporting slower deliveries, slower, SLOWER, slow delivery report कर रही है. Fraction of companies reporting slow deliveries, index of consumer confidence and money growth rate. And money growth rate. लैगिंग इंडिकेटर्स में एक बार चेक कर लो लिखे हुए हैं क्या. लैगिंग इंडिकेटर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी, ये सब दिया हुआ है. बेटा ये रटना ही पड़ेगा, कुछ आ रहा ही नहीं है. एक्चुअली एनी इंडिकेटर कैन बी लीडिंग और लैगिंग. ठीक है. लीडिंग या लैगिंग दोनों हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है. तुम देखोगे भी इंटरेस्ट रेट इनने कोइंसिडेंटल में भी देके रखा है. ठीक है. और लीडिंग में भी देके रखा है. मतलब इट डिपेंड्स ना उसको यूज कैसे किया जा रहा है. राइट. तो इसीलिए मॉड्यूल तुमको जो एग्जाम्पल दे रहा है वो एग्जाम्पल तुम उस हेडिंग में रख लो. कोई और तरीका नहीं है. उन्हीं एग्जाम्पल में से पूछता है एग्जाम में. और कोइंसिडेंट इंडिकेटर के एग्जाम्पल लिख लो यार. जो आपके इकोनॉमिक चेंजेस के साथ या बिजनेस साइकिल के साथ चल रहा है वो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर है. इसके एग्जाम्पल है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, and financial market trends. बेटा एक क्वेश्चन आया था
अगेन आई से सितंबर 25 का है ये। मेरे को आंसर करना ना, तुमको क्या लग रहा है? Those indicators which give information about rate of change of expansion or contraction of an economy, more or less at the same point of time. These are coincidental indicators. अब दिक्कत क्या हुई थी सितंबर में जब ये क्वेश्चन आया, आई फील इट इज सितंबर 25 होंगे, इन लोगों ने सिर्फ इतना पूछा, those indicators which give information about the rate of change of expansion or contraction of an economy. अब ये तो दिक्कत का काम है ना, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन तो तीनों इंडिकेटर दे रहे हैं। टिल द टाइम आप इस सेंटेंस को कंप्लीट ना करो, दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन आई से। ठीक है, इसका आंसर कोइंसिडेंट इंडिकेटर ही था और वो इस लाइन से ही बनाया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है टिल द टाइम उसमें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐड ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन सारे इंडिकेटर्स दे रहे हैं। ओके, तो दिस वाज अगेन अ फ्लॉ इन द क्वेश्चन जिसे करेक्ट करने की जरूरत थी। ठीक है, ये लाइन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, दोज इंडिकेटर्स which give information about rate of rate of change of expansion or contraction of an economy. Information about rate of change of expansion or contraction of an economy. अब सुनो, देयर आर थ्री इंटरेस्टिंग केस स्टडीज। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन बिजनेस साइकिल की बहुत अच्छी केस स्टडीज हैं। 1930s के आसपास हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, 1929 से लेकर 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन का फेस हुआ था। हुआ था क्या? ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था? वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी 15% से गिर गया था। 15% से। ठीक है, मतलब यू सून रियलाइज कि यूएस से कितनी कितनी क्राइसिस शुरू हुई है और वर्ल्ड लेवल पे फैल गई है आफ्टर स्टडीइंग दीस केस स्टडीज। ओके, यूएस से स्टार्ट हुई और पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल गई। अब ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी इस ड्यूरेशन में 15% से गिर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसे ढंग से समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्यों। जॉन मेनार्ड कीन्स, यू नो कीन्स, 12वीं कक्षा का ज्ञान है ये। कीन्स ने हमेशा एक ही चीज की बात करी है, एक ही चीज की बात करी है, क्या? एग्रीगेट डिमांड। बेटा उसके हिसाब से तो सारी चीजें हैं बिकॉज ऑफ फॉल इन व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। उसने बोला कि यार मेनली पता है ये क्राइसिस का कारण था कि ओवरऑल डिमांड ही कम हो गई। क्या कारण था? ओवरऑल डिमांड हो गई कम इन द इकोनॉमी। इससे आपका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया, डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, लोगों की इनकम कम और इसलिए डिमांड कम। फिर कुछ मॉनिटरिस्ट का मानना था कि नहीं 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 ऐसा नहीं था ये। अ, उनके हिसाब से इट वाज बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई, या जिसे बोला जाता है बैंकिंग क्राइसिस। ठीक है, ये सब हुआ बिकॉज ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। ठीक है, मनी सप्लाई कम होने की वजह से ये सब हुआ। ओके, ठीक है, और फिर कुछ इकोनॉमिस्ट और आए, उनके हिसाब से ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग थे काफी पेसिमिस्टिक। समझे क्या? मतलब अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग बातें करी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये शुरू कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। ओके, कुछ लोगों का कहना था, मतलब किंग्स का कहना था कि एग्रीगेट डिमांड कारण था, कुछ लोगों ने बोला मनी सप्लाई कारण है, और कुछ लोगों ने क्या बोल दिया कि यार लोग ही पॉजिटिव नहीं थे,
लोगों को लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा ना, इसलिए ये सब शुरू हुआ। पेसिमिज्म इन द इकोनॉमी बेसिकली। ठीक। मतलब ये ऐसी क्राइसिस थी जिसमें ग्लोबल जीडीपी गिरा भी, लेकिन किसी को कुछ समझा नहीं। 1933 आसपास फिर से रिवाइवल का प्रोसेस चालू हुआ और सब चीजें ठीक होने लग गई। उसके बाद एक अगली केस स्टडी है, ये तो पहली थी। सेकंड केस स्टडी इज अबाउट आईटी बबल बर्स्ट। आईटी बबल बर्स्ट। क्या है आईटी बबल बर्स्ट? Some files of many almost from the doing also obviously and also it's productive thing I like it to very related to productive and I have to default on them. प्रोडक्टिव यूज में नहीं थे ऐसा नहीं बोल पाएंगे। It's not exactly the code itself. 1997 से लेकर 2000 तक आईटी बबल बर्स्ट का पीरियड कहलाता है। अब आईटी बबल बर्स्ट में हुआ क्या? बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ढेर सारी कंपनीज आई इस ड्यूरेशन में। ठीक है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डीलिंग कर रहे हो। ठीक है। खरीद रहे हो, बेच रहे हो चीजें, आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये कंपनीज आई और तब इनका ऐसा बूम चला था कि सबको लगा कि अरे वाह यार, मतलब ये कंपनीज है जिनमें पैसा लगाना चाहिए। ये कंपनीज ने डर्ट चीप रेट पे, मतलब इनफैक्ट आई से कि बिना कुछ प्राइस लिए लोगों को सर्विस देना चालू करी। इन लोगों ने बता, आज की तारीख में भी तुम जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज देखोगे शुरू में पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी से ही घुसती है। ये लोग बिना प्राइस के, बिना कोई मुनाफा कमाए हुए बस काम करते। वेदांत, व्हाट आर यू डूइंग? आर देयर राइट? ओके। ओके। यू हैव टू बी देयर। देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है। ओके। ठीक है। नाउ ई कॉमर्स वाली कंपनी जब आई तो इसमें लोगों को ग्रोथ पोटेंशियल लगा। अब इन लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज आज भी आती है ना, तो ये लोग बिना कोई मुनाफा कमाए हुए आपको चीजें बांटती रहती है। शुरू में ऐसा ही होता है। शुरू में ऐसा ही होता है। ठीक है। अब ये लोग कम, ये सब भी मुफ्त में आपको सर्विस दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग इनके प्रोडक्ट यूज भी करने लगते हैं। बेटा, जब मुफ्त में चीजें मिलती है तो हर कोई यूज करता है। ओके। तो सेम थिंग राइट विद दीज कंपनीज ऑल्सो, कस्टमर इनसे जुड़ने लग गए, इनका कस्टमर बेस, क्लाइंट बेस बढ़ने लग गया। धीरे धीरे लोग इनको कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट समझते हो, लोगों ने इनमें पैसा लगाया। ठीक है कि हाँ यार, ये कंपनीज में अच्छा ग्रोथ है, फ्यूचर इनका ही है। तो इनको फंड्स भी अवेलेबल हुए। इनको फंड्स जैसे ही मिले, इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बड़े बड़े ऑफिस टान लिए। लेकिन अभी तक भी ये प्रॉफिट में नहीं थी। ठीक है। दे मेड बिग ऑफिसर्स, इंफ्रा डाल लिया, सब कर लिया, लेकिन अभी तक जो मेन चीज चाहिए बिजनेस चलाने की, प्रॉफिट, ठीक है, वो अभी तक आया नहीं। आपको जो फंड्स मिल रहे थे आप अभी तक उससे सस्टेन कर रहे थे। अब आएगी दिक्कत। क्यों आएगी दिक्कत? In between what I got. Correct. Now listen, the problem is when these companies started charging a price. अब ये लोग सोचे थे नहीं नहीं नहीं, अब तो प्रॉफिट कमाएंगे यार, हम अपनी सर्विस देंगे फॉर अ प्राइस। अब ये लोग चार्ज किए प्राइस, बताएं। कस्टमर्स इनसे सर्विस लेना छोड़ने लग गए। ठीक है। जैसे इन लोगों ने चार्जेस के साथ वो सर्विस ली, तो वैसे ही इनके कस्टमर्स कम होने लग गए। एंड अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉफिट्स कमा ही नहीं पाई ढंग से। एंड दिस वाज द टाइम दिस बबल बर्स्टेड। ठीक है। इन द ईयर 2000 हुआ यूं कि जब ये जो भी कंपनी अपने नाम के आगे ई लगाती, ईबे, ई कॉमर्स, ठीक है, या जो भी कंपनी अपने नाम के सामने, नाम के आगे डॉट कॉम लगाती, उन सबके शेयर्स भी बढ़ने लग गए। शेयर मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स का रेट बढ़ने लगा कि वाह यार, ये कंपनीज के शेयर खरीदेंगे, फ्यूचर इनका है।
अब अगर ऐसा हुआ, बेटा ये कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही नहीं पाई, फंडिंग पे चलती रही। ओके, जल्दी ऐसा हो गया कि कुछ कंपनीज या कुछ क्या बहुत सारी कंपनीज को बंद होना पड़ा, और जैसे ही ये बंद हुई, इनके शेयर्स भी तुरंत गिर गए। जैसे ही ये गिरे, तो इन शेयर्स के आसपास बबल क्रिएटेड था। बबल समझते हो? कंपनी ने अभी तक मुनाफा ही नहीं कमाया है, और उनके शेयर जबरदस्ती के बढ़ते जा रहे हैं। ओके, प्रॉफिट तो देखो ना यार, शेयर खरीदने पहले तो प्रॉफिट है ही नहीं, लेकिन शेयर के रेट इतने इन्फ्लेटेड है, बढ़े हुए हैं। इसे बोला जाता है उस शेयर के रेट के आसपास बबल क्रिएटेड है। ये बबल क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। एंड दिस वाज द डाउनफॉल ऑफ सो मेनी आईटी कंपनीज, जैसे बोला जाता है आईटी बबल फर्स्ट। ठीक है ना? क्लियर है? अभी देखो एआई में क्या होता है। बेटा कोई भी बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट कि नहीं यार, इट विल बी इजी फॉर एआई कंपनीज टू रिप्लेस अस, बट द फीलिंग इज नॉट द सेम राइट नाउ। जैसे जैसे चीजें पता लगती जा रही है कि कैसे इनको फंड्स मिले हुए हैं एआई ड्रिवन चीजें करने के लिए, यू नो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, प्रॉपर। ठीक है, ये सब चीजें अगर नहीं है सफिशिएंट इकोनॉमी में, तो ह्यूमंस को रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट सो अर्ली। इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, अभी और रिसर्चेस की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई फील। ओके, कि इतना जल्दी ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो एनवायरनमेंट भी कंट्रीब्यूटेड, मतलब एनवायरनमेंट को आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, इट रिक्वायर्स कॉपर। कॉपर का इतना सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। ओके, ठीक है। तो अभी तो यू पीपल आर इन सेफ जोन, ऐसा माना जा सकता है कि जॉब मार्केट इतना भी खराब नहीं होगा एकदम से। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट कि नहीं, 4-5 years डाउन द लाइन दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी टेरिफिक, जॉब मार्केट में स्पेशली। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ बोला क्या रुद्रांश ने? नहीं। अब आते हैं एक और यूएस का कंट्रीब्यूशन टू अस टू वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउसिंग क्राइसिस। अब सुनो ना, 2008 में when I was a kid, I was experiencing this actually. Okay, तो 2008 में when I was actually going through all these things, शेयर मार्केट नया नया सीख रहे थे, ठीक है, स्कूल चल रहा है एंड ऑल दैट गोइंग ऑन। तो दिस वाज द टाइम शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ। ओके, एंड देयर वाज अ बिग न्यूज इन द पेपर, यूएस का बहुत बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स डूब गया। ठीक है, now what was this and how this happened? यूएस का जो टॉप मोस्ट बैंक है, कौन सा, यूएस फेड बोलते हैं उसे, यूएस का फेडरल बैंक। जैसे अपनी कंट्री का आरबीआई है ना, वैसे वहां पे फेडरल बैंक है। अब मतलब किसी बैंक के मूव की वजह से इकोनॉमी कितने बड़े ट्रबल में जा सकती है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि जब आरबीआई के हाथ में नोट छापना, तो नोट छाप क्यों नहीं देती, लोन बांट क्यों नहीं देती, गरीबी मिटा क्यों नहीं देती। दिस विल गिव यू अ क्लियर प्रूफ कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज टू बी डन? यूएस फेड अपने बैंक्स को बोलती है कि अपने को हाउसिंग लोन्स बांटने हैं, हाउसिंग लोन्स बांटने हैं, लिबरली बांटने हैं। और जब ये डिसाइड होता है, ठीक है, तो जितने भी बैंक्स हैं वो रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए लोन बांटना शुरू करते हैं, लिबरली। एक टर्म है आई थिंक वहां पे, वो अंडरलाइन कर लेना यार, सब प्राइम लोन्स भी बांटे जाते हैं। ये है ना, मैंने कहीं एमटीपी में देख लिया है। तो सब प्राइम लैंडिंग मिला क्या? कंप्लेन आउटडोर अंडरलाइन करो बेटा। कंप्लेन ऑर्डर हाँ, तो सब प्राइम लेंडिंग क्या होती है कि आपने बिना सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए उसको लोन दे दिया है। ठीक है, वो रीपे कर भी सकता है या नहीं कर सकता, तो चेक किए बिना आपने लोन बांटे। अब इमेजिन दे हैड केप्ट कोलेटरल के नाम पे वही घर,
मॉर्गेज किए हुए हाउसेस थे उनके पास। मतलब आज हाउसिंग लोन तुम भी लेने जाओगे तो पेपर्स बैंक के पास है। अरे राइट, मॉर्गेज तो करना पड़ता है ना। ठीक है, उधार लिया तो कुछ तो देना पड़ेगा रिटर्न में। तो मॉर्गेज पे जो घर रखे हुए थे, समझो प्रॉब्लम क्या हुई। अचानक से यूएस में डिमांड बढ़ गया किसका? घरों का। डिमांड बढ़ गया तो प्राइसेस शूट अप होने लग गई, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कंस्ट्रक्शन वालों ने कि अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइसेस शूट अप होने लग गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे और लोन लेने लगे एंड जस्ट स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग दी हाउसेस। राइट। प्राइस ज्यादा, लोगों ने खूब लोन दिया और बैंकों ने खूब बांटा पैसा लोन के लिए। ओके। अब दिक्कत यह है कि बांटा बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने बिना क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए बांटा। रीपेमेंट का टाइम आया, लोन रीपेमेंट का, तब लोग रीपे नहीं कर पाए, दे मेड डिफॉल्ट्स। अब इंस्टॉलमेंट पे कर नहीं पा रहे लोग। पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे तो ऑफ कोर्स आपने मॉर्गेज किए हुए हाउसेस रखे हैं अपने पास। ठीक है, बेटा सामने कोई बायर भी तो खड़ा होना चाहिए ना उसे बेचने के लिए। अगर बैंक उसे बेचना चाहते हैं तो वेयर इज द बायर? और जिस रेट पे इन लोगों ने खरीदे थे घर, आज क्या वो रेट रह गए हैं? नहीं, रेट गिर गए। डिमांड जैसे ही घटी, रेट फिर गिर गए। जरूरत से ज्यादा रेट पे इन लोगों ने घर खरीद लिए। नाउ दिस वाज द टाइम पूरा बैंकिंग साइकिल रिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि लोग इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे, लोन्स में कंटिन्यूस डिफॉल्ट चल रहे हैं, और जो मॉर्गेज की हुई चीज है वो भी बेच नहीं पा रहे। Am I clear? लेमन ब्रदर्स इसी के चलते, मतलब छोटे छोटे बैंक तो बहुत सारे डूबे थे यूएस के। लेमन ब्रदर्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ यूएस जो उस वक्त डूब गया था। एंड दैट वाज द टाइम पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में इम्पैक्ट आया था। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े बैंक्स में दूसरी कंट्री के बैंक्स के भी इन्वेस्टमेंट लगे हुए थे। ठीक है, दूसरी कंट्री ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था इन कंपनीज में, इनके बैंक्स में। और जब वो डूबे तो वो अकेले नहीं डूबे, वो सबको लेकर डूबे। ठीक है, मतलब हमारी कंट्री आई से वाज वन ऑफ द लीस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज। लेकिन फिर भी आपको रिसेशन तो फेस करना ही पड़ा ना, क्योंकि वहां की बैंकें डूब रही है और कहीं ना कहीं आज सारी इकोनॉमीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। हो जाएगी तो वो सबको लेके जाएगी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इफ यूएस sneezes वर्ल्ड गेट्स कफ। ठीक है। हाँ, अब तो यूएस के लिए बोला जाता है ना, यूएस इज द करंट सुपर पावर। फाइन, देखते हैं क्या होता है आगे। ये आज तो तुम कम पढ़े हो यार। तुम 10 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर पढ़ लोगे क्या? हाँ, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें कुछ। बस फीचर्स है और कॉसेस है, कॉसेस तो छोटे ही है। फीचर्स पढ़ो प्लीज बच्चों। ब्रांच इतना शॉक में क्यों आ गए तुम? 2 घंटे की बात हुई थी अपनी। हाँ, 10 10 o'clock से। 10 से 12। ऑल द बेस्ट। तो थ्योरी सक्सेस, you'll enjoy। अरे यार पर ये पढ़ लो ना तो चैप्टर 4, प्लीज यार। ज्यादा बचा नहीं है, 15-20 मिनट का ही टॉपिक है आगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ लोगे? पढ़ाई दूंगा, पढ़ाई दूंगा। रुद्रांश, मतलब ये लोग आपस में ही सेटलमेंट कर रहे हैं कि हाँ बस वही है वही है। ठीक है ठीक है। How many of you are ready to continue till 1? चलो फीचर्स तो पढ़ो यार, फीचर्स तो पढ़ो। बस यार वो कम से कम फीचर्स के लिए तो नेगोशिएट कर लिया था।
ओके एवरीवन, एवरीवन, ये इतना बोरिंग टॉपिक भी नहीं है ना। मतलब अगर मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाती और तुम रो रहे होते तो मेरे को समझ भी आता। ठीक है, मतलब दिस इज तो गुड इनफ है ना। बिजनेस साइकिल तो फिर भी अच्छा है। तुमको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, मतलब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। ओके, ओके, पहला तुम बताओ बिजनेस साइकिल एक जगह होती है, एक इंडस्ट्री में होती है या सब दूर होती है? तो इट इज कंटेजियस इन नेचर। कंटेजियस का मतलब होता है ये एक जगह शुरू होती है और सब दूर फैल जाती है, इट स्प्रेड्स। ठीक है, ये सिर्फ एक कंट्री तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, एक सेक्टर तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, सब दूर फैलती है। ठीक है, बताएं इसके कितने फेजेस होते हैं? 4 फेज होते हैं, यू नो ऑलरेडी क्या? एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रफ या डिप्रेशन। ठीक है, ये तुम्हें पता है। अब तुम मुझे बताओ बिजनेस साइकिल क्या फिक्स इंटरवल पे होती है? बेटा, इट इज पीरियोडिक बट नॉट इरेग्युलर। अपन बोल सकते हैं कि इसका फेज एक के बाद एक चलता ही रहता है। बूम आया है तो भाई कंट्रैक्शन आएगा, कंट्रैक्शन आया है तो ट्रफ भी आएगा, ट्रफ आया है तो रिकवरी भी आएगी ना। ओके, एक के बाद एक आएंगे लेकिन कितने ड्यूरेशन में आएंगे, ये ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ बिजनेस साइकिल से रिलेटेड इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं, करेक्ट पूछा था और इनकरेक्ट 2-3 देके रखे थे, तो उसमें पता है ऐसा देके रखा था कि ट्रफ का फेज 6 महीने तक चलेगा या फिर 3 महीने तक चलेगा। जब मंथ्स में आ जाए, यू कैनॉट से कि कब तक चलने वाला है। 5 साल तक भी चल सकता है, रिकवरी आने में 1 महीने में भी आ सकती है। वी कैनॉट से कि कब तक कोई इकोनॉमी डिप्रेस्ड रहेगी या कब तक उसके टॉप पे रहेगी। है ना क्लियर? ठीक है, इट इज पीरियोडिक, इंटरवल्स पे होता रहेगा, अलग अलग फेज आएंगे, लेकिन कितने दिन में आएंगे, कितने महीनों में आएंगे, कितने साल में आएंगे, ये नहीं बताया जा सकता। ओके, तो मुझे बताओ इसका इम्पैक्ट कौन सी इंडस्ट्रीज में ज्यादा देखने को मिलेगा? नेसेसिटीज या ड्यूरेबल्स? इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा ड्यूरेबल गुड इंडस्ट्रीज में। ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड, मिला क्या ये? बेटा ये एग्जाम में 3-4 बार आ गया। You'll find this question in Scanner. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बिजनेस साइकिल का पड़ेगा ऑन ड्यूरेबल गुड इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बेटा ड्यूरेबल और कैपिटल गुड इंडस्ट्री यानी फिक्स्ड एसेट वाली चीज है। तुम कोरोना का टाइम ले लो यार, कोविड के टाइम देयर वाज नो इम्पैक्ट ऑन नेसेसिटीज। खाने को तो चाहिए ही, कैसे भी कितने भी रेट पर खरीद रहे थे, पर खरीद रहे थे। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों की डिमांड कम हो गई थी। नेसेसिटी मोर और लेस अनइम्पैक्टेड रहती है, लेकिन फिक्स एसेट वाली चीजें ड्यूरेबल्स जनरली इम्पैक्टेड रहेंगे। इसका इम्पैक्ट ज्यादा मार्केट इकोनॉमी में आएगा या सोशलिस्ट में आएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्यों यार? बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्योंकि जनरली इज डोमिनेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉफिट मोटिव के लिए चीजें बना रहे होते हैं। ठीक, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इकोनॉमी में इसके अप्स एंड डाउन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, सोशलिस्ट तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, अगर गवर्नमेंट है पिक्चर में तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चीजें कंट्रोल भी जल्दी कर लेती है। एम आई क्लियर? ठीक है, बताओ इंडस्ट्रियल गुड्स पे ज्यादा इम्पैक्ट या एग्रीकल्चरल गुड्स पे? इंडस्ट्रियल गुड्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हाँ सिमिलर है, एग्रो में कम इम्पैक्ट आएगा। ओके, फिर बताएं एक कारण होता है बिजनेस साइकिल का, मल्टीपल? देर आर मल्टीपल कॉजेस। मल्टीपल कॉज यानी एक कारण नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि देर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, एंड फाइनली बताओ कॉन्सिक्वेंस एक है या मल्टीपल है?
मतलब ये एक इंडस्ट्री में भी शुरू हुआ है ना, तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फैलने की ताकत रखता है, और इनफैक्ट अलग अलग कंट्रीज में भी फैलने की ताकत रखती है। यानी कि इट हैज सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस, एटलीस्ट टू द वेलफेयर। यार इसमें लोगों का वेलबींग बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है? ओके, I had got time and I could have completed the call this. आपके बहुत अच्छा हुआ। Dollars going to get. I mean, ठीक है। हाँ हाँ, नेगोशिएशन तो बहुत तगड़ा ही है तुम लोग का। बार्गेनिंग तो बहुत अच्छी करते हो तुम। 10 मिनट पहले छोड़ दो। वो तो साढ़े 12 I remember